नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इकाई 5 को लेकर। और जब आप इस इकाई को देखते हैं तो यहाँ भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं। इस यूनिट पर लगातार हमारी ये लेक्चर श्रृंखला चल रही है और इस लेक्चर श्रृंखला के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मौलिक अधिकार वाले पार्ट को कंप्लीट किया था। उसमें समस्त चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। दोस्तों, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए थे और उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 4। भाग 4 में क्या दिया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, इनका वर्णन किया गया है। और संविधान में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के मध्य समस्त नैतिक तत्वों की व्यवस्था की गई। लेकिन यह पूछा जाता है कि नैतिक तत्वों की व्यवस्था क्या कहां से अडॉप्ट की गई है? तो याद रखिएगा कि आयरलैंड का जो संविधान है, इस संविधान में हमें यह व्यवस्था दिखाई पड़ी थी और आयरलैंड से हम लोगों ने इसको अपनाया है। क्लियर? लेकिन आयरलैंड में भी मूल रूप से ये नहीं थे, आयरलैंड ने ये स्पेन से लिए थे। तो स्पेन से आयरलैंड ने अडॉप्ट किए और आयरलैंड से भारत के संविधान में कुछ परिवर्तनों के बाद इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। लेकिन जब ये पूछा जाता है ये तत्व है क्या, तो याद रखिएगा ये सरकार के मार्गदर्शन के लिए ये तत्व दिए गए। सरकार का जो काम होता है वो लोगों का कल्याण करना है, नियम विधि बनाना, उसको लागू कराने का काम होगा। तो ऐसे संदर्भ में जब भी सरकार कोई नियम बनाती है, कोई भी काम शुरू करती है, तो उससे इन तत्वों को ध्यान में रखना होगा, जिन्हें ध्यान में रखकर अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है। क्लियर? तो इसीलिए नैतिक तत्वों की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है। दोस्तों, जब नैतिक तत्वों को हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि एक लंबी लिस्ट जो है वो नैतिक तत्वों की भारतीय संविधान में दी गई है भाग 4 के अंतर्गत। अगर इन सभी नैतिक तत्वों को विभाजित किया जाए तो एक तो इनके वैचारिक स्रोत और इनके उद्देश्य, इस आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ नैतिक तत्वों को समाजवादी कहा गया है, कुछ गांधीवादी कहा गया और कुछ को उदार या बौद्धिक तत्व कहा गया है। अब आप लोगों को यहां इस पूरे लेक्चर में सभी आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में जितने भी तत्व दिए गए हैं वो सब मैं समझाने वाला हूं। लेकिन यहां पर आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से कि कौन सा गांधीवादी तत्व है, कौन सा समाजवादी तत्व है, कौन सा तत्व उदार और बौद्धिक दृष्टि से दिया गया है। तो हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके नोट्स में आप अपडेट करिए कि कौन से तत्व उदारवादी है, गांधीवादी है और समाजवादी है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47, ये जो सभी तत्व हम लोग पढ़ेंगे आज इस क्लास में, ये सभी आर्टिकल जो रहेंगे वो समाजवादी रहेंगे। इसमें समाजवादी सिद्धांतों की व्यवस्था देखी गई है। वहीं अगर हम गांधीवादी तत्व की बात करें तो 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, ये जो तत्व हैं ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। वही 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51, ये उदार और बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित नैतिक तत्व हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कौन सा नैतिक तत्व गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, तो आपको वो पता होना चाहिए। एक एक करके मैं ये सभी आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको वहां पर समझ जाना है जोन सा मैं डिस्कस कर रहा हूं वो कौन से तत्व के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग अपडेट कर लीजिएगा आपकी कॉपी में, और एग्जाम में जैसे ही इस विशेष आधार पर प्रश्न आता है तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है? तो 3 हम लोग व्यवस्था में देख रहे हैं भारत में नैतिक तत्वों की चीजें, और इसमें सबसे पहला जो अनुच्छेद 36 है वो क्या कहता है? राज्य शब्द की परिभाषा। और यहां पर अनुच्छेद 12 के समान ये व्यवस्था है। अब आपने पिछले लेक्चर में अनुच्छेद 12 को समझा है। मौलिक अधिकार भाग 3 मौलिक अधिकार का जो चैप्टर पढ़ाया था, जहां अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की व्यवस्था दी गई है, मैंने वहीं आप लोगों को राज्य शब्द की डेफिनेशन क्लियर की है। ऐसे लोग जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार मिले हैं दोस्तों, पहली बार देख रहे हैं, वो लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पिछले लेक्चर को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 5 की, उस प्लेलिस्ट में आपको नंबर वाइज, टॉपिक वाइज सारे
चीजें मिल जाएंगी। वहां जाके देखिए भाग 3 पर मौलिक अधिकार पर डिस्कशन किया है। तो राज्य शब्द की परिभाषा आपको वहां देखनी होगी। क्या राज्य शब्द की परिभाषा है? तो यहां अनुच्छेद 36 जो है वो वही राज्य शब्द की परिभाषा बताता है जो अनुच्छेद 12 में है सेम, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। देखिए इसको हम और इजी कर दें तो सीधे सीधे इसका मतलब हो जाएगा कि अवाद योग्य होने की बात यहां पर की जा रही है कि तत्व क्या है, अवाद योग्य है। जब भाग 3 पढ़ा था और भाग 3 में मौलिक अधिकार की व्यवस्था को समझा था तो वहां पर हम लोगों ने एक चीज को समझ लिया था क्लियरली, क्या कि भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य है। अर्थात अगर उनका हनन होता है, उनको लागू नहीं करवाया जाता, तो ऐसी परिस्थिति में आप कोर्ट के माध्यम से प्रक्रिया कर कर उनको लागू करवा सकते हैं। तो भाग 3 मौलिक अधिकार वाद योग्य है, परंतु ऐसा सिस्टम भाग 4 को लेकर नहीं है। भाग 4 जो है ये अवाद योग्य है, इसके लिए आप कोर्ट आदि का सहारा नहीं ले सकते कि इनको लागू करवाया जाए। क्यों? क्योंकि ये सरकार के लिए क्या है, मार्गदर्शक हैं। जब भी सरकार कोई योजना बनाएगी, जल कल्याण का काम करेगी, तो वहां सरकार का मार्गदर्शन करने का काम ये तत्व करते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शक तत्व है और मार्गदर्शन जो था उसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता, बराबर। और ये जो है ये सरकार के संसाधन की व्यवस्था पर भी निर्भर करता। अब 1950 में संविधान लागू होने के बाद आज तक देखें तो कई सारे नैतिक तत्वों को अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अगर इंप्लीमेंट नहीं किया गया है तो आप उसके लिए कानूनी व्यवस्था या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए? क्योंकि ये नैतिक तत्व हैं और सरकार सीधे कहती है, व्यवस्था सीधे कहती है कि सरकार के पास जब संसाधन होंगे तभी इनका इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो अवाद योग्य है, जब सरकार के पास परिस्थितियां बन जाएंगी, वो संसाधन मौजूद होंगे, तब इनका लागू करवाने की प्रोसेस हो सकती है। तो आर्टिकल नंबर 37 सीधे कहता है कि भाग 4 में दिए गए तत्व जो होंगे वो सरकार की इच्छा पर निर्भर है। जब सरकार के पास पर्याप्त संसाधन होंगे उसके हिसाब से परिस्थितियों को देखते हुए इनको लागू करवाया जा सकता है, बराबर है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य का काम जो है वो ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण सुनिश्चित हो। अब लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सरकार जब व्यवस्था बनाएगा तो क्या करेगा वो? यह राज्य का दायित्व होगा कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। या राज्य शब्द का मतलब भी समझ लीजिए। राज्य मतलब यहां हम लोग सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हैं? देश की सरकार की बात कर रहे हैं। ये हम लोग मध्य प्रदेश की या फिर हम लोग यूपी की या ऐसे राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। हम उस राज्य से हमारा संदर्भ है जो आर्टिकल नंबर 12 में हम लोग समझ रहे हैं, और यही कॉपी पेस्ट कहां दिखता है? आर्टिकल नंबर 36 में दिखता है। तो यार राज्य से तात्पर्य उसका है। यह राज्य आप ये मत समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ राज्य शब्द जो है वो पहले ही डिफाइन कर दिया आर्टिकल नंबर 12 में और आर्टिकल नंबर 36 में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं बनाएगा। इसमें वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, क्लियर है। आय, स्थिति, सुविधाएं, अवसर में समानता, असमानता स्थापित करेगा, और समानताओं को स्थापित करने के लिए आपको क्या कम करनी पड़ेगी? असमानता को कम करना पड़ेगा। तो इस स्तर पर हमारे देश में जो भी असमानताएं हैं उन असमानता को कम करने के लिए नियमित प्रयास जरूरी है राज्य के द्वारा। वहीं सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा और संरक्षित करने का काम भी राज्य को करना होगा। तो यहाँ लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए व्यवस्था जो राज्य बनाएगा वो व्यवस्था किस संदर्भ में बनाएगा वो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन सभी चीजों के संदर्भ में राज्य को व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा हम देखें आर्टिकल नंबर 39 कहता है राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में काम करेगा। हम यहां पर ये कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 39 साधारण शब्दों में राज्य द्वारा अनुसरणीय नैतिक तत्व
अब इसमें निम्नलिखित नीति बोल सकते हैं जिनको राज्य को काम करना है, जैसे आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। हमारे देश में हर एक व्यक्ति को आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने होंगे, ये राज्य का दायित्व है, इसलिए सरकार समय समय पर इस प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। इसके बाद भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई में व्यवस्थित करे, ये राज्य का दायित्व होगा। इसके लिए भी आप समय समय पर योजनाएं देखते हैं। हमारे देश में खनिज नीति हो, जल नीति हो, ये सारी नीतियां किस लिए लाई जाती हैं, ताकि भौतिक संसाधन जो है वो सभी के लिए भलाई के लिए प्रयोग किए जा सके। धन को संकेंद्रित होने से बचाना भी इसका एक उद्देश्य है। हमारे देश में हम आज अगर इस तत्व को देखें तो इस क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। आज हमारे देश की जो 100% संपत्ति है, ये 100% संपत्ति को हम दो भागों में बांटते हैं, 90% और 10%। और हमारे देश की जो जनसंख्या है उसको भी हम मान लेते हैं कितनी, 100%, और इसको भी हम देख लेते हैं 90% और 10%। तो जो 10% जनसंख्या है उसके पास 90% संपत्ति है, और जो 10% संपत्ति है वो 90% लोगों में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि धन जो है उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही भिन्न है हमारे देश में। आज ही अगर आप टीवी नेटवर्क देख रहे होंगे तो आपको कांग्रेस और बाकी जो इंडी गठबंधन है, जो मोदी जी ने नाम दिया, उनकी एक बैठक थी। उस बैठक में राहुल गांधी को मैंने भी सुना, तो वहां आप लोगों को दिखेगा कि उन्होंने कहा, क्या कहा कि हमारे देश में अडानी अंबानी जैसे लोगों को सरकार का सपोर्ट प्राप्त है। तो ये डेफिनेट है कि आज रोजगार की दृष्टि से देखें तो निजी क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा योगदान देता है। ऐसे में आप ऐसे बड़े बड़े जो बहुत बड़े स्तर पर रोजगार प्रदान करने का कार्य करते हैं वो निजी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है कि उनका आलोचना करने का कोई आधार है, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन उन्होंने सिर्फ उस वर्ग अकेले को ही चिन्हित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि अकेले अगर कांग्रेस के राहुल गांधी की संपत्ति देख लें तो आपकी संपत्ति कितनी है खुद की, आप खुद की संपत्ति कितनी है वो बताइए। उनके पास भी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना रखी है। अब उस प्रॉपर्टी को कहां से आया, क्या आया, उसको लेकर समस्या मौजूद है। लेकिन अगर आप इस व्यवस्था में देखें तो इस व्यवस्था में वो खुद भी तो शामिल है कि जनता के पास कितना है और आपके पास कितना है, कैसे आया। जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, उसके पास संपत्ति होगी। तो इस संपत्ति को इक्वली संकेंद्रण होने से बचाने के लिए सरकार काम करती है। टैक्स आदि व्यवस्थाएं जो इसको लेकर हमारे व्यवस्था में हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आज काम किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं इस धन के संकेंद्रण को सरकारी प्रयासों के माध्यम से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जो नैतिक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 39 में आता है। नेक्स्ट है पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। देखिए, समान कार्य और समान वेतन की व्यवस्था है। अब यहां पर आप याद रखिएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन जब आप देते हैं तो यहां पर समान परिस्थितियां भी आप लोगों को देखनी चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होगी, वो भी किन परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दिन में ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, एक व्यक्ति बाहर मजदूरी कर रहा है। मजदूरी करने वाले को बहुत लिमिटेड पैसा मिलता है, ऑफिस में बैठकर काम करने वाले की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। बराबर है, इन दोनों में अंतर है। हो सकता है उनके शिक्षा के स्तर का अंतर हो सकता है उनके कार्य की परिस्थिति का अंतर हो। बराबर, तो ये सब चीजों को देखते हुए यहां पर निर्णय किए जाते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 39 में ही स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर एक स्त्री है और एक पुरुष है, दोनों एक समान परिस्थितियों में एक समान कार्य कर रहे हैं, एक समान समय तक काम कर रहे हैं, तो उस अवस्था में उन्हें समान वेतन दिया जाना जरूरी है। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा किया जाना जरूरी है। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना, ये कार्य आपको करने पड़ेंगे। ये सभी की सभी व्यवस्थाएं आर्टिकल नंबर 39 से प्रेरित है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अनुच्छेद 39A। ये 39A जो है
ये 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 42वां संशोधन 1976 में लाया गया था। इसको हम संविधान में बहुत बड़ा संशोधन देखते हैं, इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसके माध्यम से 39A जोड़ा गया और इसके लिए व्यवस्था की गई कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। याद रखिए कि समाज में बहुत बड़ा वर्ग जो है वो क्या है, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है एक बहुत बड़ा वर्ग। इस वर्ग को न्याय की व्यवस्था तक पहुंचाना है, न्याय सुनिश्चित कराना है। अगर उसको समान न्याय दिलाना है और वो सक्षम नहीं है, वकील कैसे करेगा, कोर्ट आना जाना, बहस वगैरह, पेपर वर्क, बहुत सारे प्रक्रियाएं चलती हैं। तो ऐसे में निःशुल्क विधिक सहायता देने की बात की जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, सरकारी वकील, उसकी व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर व्यवस्था कराने की बात की जाती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत। क्लियर, निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाती है। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है दोस्तों, और इसके लिए बाद में हम देखते हैं भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है वो दिखाई पड़ता है। तो ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात आर्टिकल नंबर 40 में गांधीवादी इंपॉर्टेंट तत्व है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। अब देखिए कुछ दशाओं में, ये कुछ दशाओं का मतलब क्या है? यदि आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी की दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, मतलब रोजगार आपको पाना है, यह आपका अधिकार है। इसके अलावा कोई व्यक्ति हो सकता है कि बीमार हो, तो बीमारी की सहायता स्थिति में उसको लोक सहायता पाने का अधिकार है। इसके अलावा कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो बुढ़ापे के समय में उसको लोक सहायता पाने का अधिकार है। देख रहे हैं आप लोग की पेंशन योजनाएं चलती हैं, बीमा योजनाएं चलती हैं सरकार की तरफ से। वो क्यों चलाई जा रही हैं? क्योंकि कुछ दशाएं, तो ये बेरोजगारी की स्थिति हो, बीमारी की स्थिति हो, बुढ़ापे की स्थिति हो, ऐसी कुछ दशाओं में, और एक गंभीर गरीबी की स्थिति जो होती है, इस दशा में पिछड़ेपन की स्थिति हो, ये कुछ दशाएं हो सकती हैं जिसमें लोगों को शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। ये 41 नंबर का नैतिक तत्व जो है वो बताता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए तो 42 नंबर का काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता। दोस्तों जो मातृत्व सुरक्षा का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, जननी एक्सप्रेस हो या फिर मातृत्व को सुरक्षित स्थिति को प्रदान करना हो, इसके लिए जो व्यवस्था चल रही है वो इसके लिए है। तो मातृत्व को सुरक्षा देने के लिए आर्टिकल नंबर 42 के तहत काम होता है। और काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, देखिए अगर मान लीजिए कोई कारखाना है या कोई व्यवस्था है जहां पर काम करना हो, अब काम की जगह कैसी होनी चाहिए? मानव के लिए उचित होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। मतलब जैसे कि वहां पर सफाई का पर्याप्त ध्यान रखा जाए, प्रकाश बराबर आए, वायु का आवागमन सही साठ हो, है ना। ऐसी जगहों पर व्यक्ति काम कर सकता है। अब आप मजदूरी कर रहे हैं, आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ना पर्याप्त सफाई है, ना पर्याप्त प्रकाश है, ना पर्याप्त वायु है, स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये दशाएं काम की न्याय संगत हो ही नहीं सकती हैं। तो काम की न्याय संगत दशाओं को उपलब्ध कराना, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो आर्टिकल नंबर 42 के तहत प्रदान की जाती है। आर्टिकल नंबर 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। देखिए आपको लोगों का जीवन स्तर जो है वो उठाना है। अब आपका जीवन स्तर कब उठेगा? जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हो। मूलभूत जरूरत क्या होती है जनरली? रोटी, कपड़ा और मकान। और ये आदमी कब पूरी कर पाएगा? जब उसको मजदूरी इतनी तो मिले कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो जीवन निर्वाह करने के लिए उपयुक्त मजदूरी दी जाएगी। मनरेगा जैसी योजनाएं चल रही हैं उसमें जैसे अभी मजदूरी की दर है वो 450 तक ले जाने की बात कर दी। इसका मतलब है कि वो निर्वाह योग्य मजदूरी के अंतर्गत लिया जा रहा है। और विभिन्न सहकारी व्यवस्थाओं के तहत, सामूहिक व्यवस्थाओं के तहत प्रयास करके कुटीर उद्योगों का विकास, ये शामिल करना भी आर्टिकल 43 के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो ये एक प्रकार से गांधीवादी व्यवस्था है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43A जो है वो क्या व्यवस्था करता है? तो याद रखिएगा 42वां संशोधन। ये 42वां संशोधन जो है संविधान में 1976 में आया
और इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि सरकार इस प्रकार के प्रबंध करेगी कि उद्योगों का जो प्रबंधन होगा उसमें जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी भाग लेंगे। तो इस प्रकार का सिस्टम यहां पर किया गया। इसलिए जो मजदूर यूनियन का लीडर होता है वो कभी कभी योजना में शामिल होता है। अगर कोई नया प्लांट लगाना है, कोई प्लांट बंद करना है या किसी प्रकार से उत्पादन बढ़ाना है, इस प्रकार के निर्णय बड़े बड़ी कंपनीज में लिए जाते हैं। तो प्रबंधन में जो उनका लीडर होगा मजदूरों का, वो साथ ले लेता है। क्लियर है? आपने कभी कभी सुना होगा कि रिलायंस ग्रुप ने एक बड़े से स्टेडियम में अपने जो कर्मचारी उनकी एक मीटिंग बुला ली। तो ऐसे काम किए जाते हैं जिसके माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। अनुच्छेद 13B, ये 13B जो है ये 97 संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की व्यवस्था जो है वो यहां पर है। सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह जी जब 2019 के चुनाव के बाद गृह मंत्री बनाए गए भारत सरकार के, तो उनको सहकारिता मंत्रालय का हेड बनाया गया और हमारे देश में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कमिटीज क्या होती है पहले वो समझिए कि सहकारिता है क्या। सहकारिता को आप साधारण तौर पर बोल सकते हैं मिलजुल कर काम करने की व्यवस्था, मिलजुल कर काम करने की व्यवस्था, इसको आप सहकारिता के अंतर्गत लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि किसी को कोई उद्योग शुरू करना है। अब उद्योग शुरू करना है तो इसके लिए आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी, श्रम की जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये सभी के सभी क्या रहेंगे? संसाधन रहेंगे। अब हो सकता है कि उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो जरूरत की चीजें एक व्यक्ति के पास ना हो और वो किसी से ऐसे अरेंज भी ना करना चाहता हो। तो यहां पर क्या किया, ए बी सी डी ये 4 लोगों का ग्रुप बन गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर, कोऑपरेटिव कंपनी के तौर पर उन्होंने इसको स्थापित कर लिया। अब इसके पास ए अपनी भूमि, बी अपनी पूंजी, सी अपना श्रम, डी अपनी मशीनें, ये सभी संसाधन जो रहेंगे वो एक करके और उद्योग का प्रारंभ कर देंगे। उद्योग को प्रारंभ करेंगे, उससे क्या होगा? लाभ। उस लाभ को इनके जो भी पैसा होता है उसके अनुपात में उसका क्या कर लिया जाएगा? बंटवारा कर लिया जाएगा अनुपात के तौर पर। तो ये मिला जुला कर जो काम करते हैं वो सहकारिता के अंतर्गत आता है। तो व्यवस्था को मजबूती देने के लिए भारत में सहकारी प्रबंधन को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल नंबर 43B के अंतर्गत हम इस व्यवस्था को देख रहे हैं जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से किया गया है। अनुच्छेद 44 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। अब सोचिए कि संविधान 1950 में लागू होता है पूरी तरीके से, और 1950 में संविधान लागू होने के बाद आज तक हमारे देश में एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था नहीं देखने को मिली थी। गोवा की जब हम बात करते हैं तो गोवा एक ऐसी व्यवस्था में रहा जिसको हम लोगों ने पुर्तगाली शासन के अंतर्गत देखा। यहां प्रारंभ से ही समान सिविल संहिता थी और 2024 के इस वर्ष में भारत सरकार के कहीं ना कहीं परामर्श के बाद उत्तराखंड की सरकार जो रही वो पहली ऐसी सरकार बन गई जिसने अपने यहां पर एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था की। तो भारत में वर्तमान में गोवा और उत्तराखंड को देखें तो वो एक समान सिविल संहिता वाली व्यवस्था के अंतर्गत आ गए हैं। केंद्र सरकार का ये कहना है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी का ही शासन है। ये प्रयास है एक एक करके सभी बीजेपी शासित प्रदेशों में एक समान सिविल संहिता को लागू करके और राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करेंगे। तो ये अब जाकर हम प्रयास देख रहे हैं एक समान सिविल संहिता के लिए। और यहां अगर हम बीजेपी का, मोदी जी का नया घोषणा पत्र देखें उसमें भी यूसीसी को लागू करने की बात कही है इस कार्यकाल में। तो हम ये समझ कर रखें कि इस कार्यकाल में पूरे देश में एक समान सिविल संहिता आ सकती है और आएगी। तो ये इतने सालों के बाद हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये भाग 4 का हिस्सा है, नीति निर्देशक तत्व, और व्यवस्था के हिसाब से ही नीति निर्देशक तत्व सरकार लागू करती है। और ऐसा माना जाता है कि आज हमारे देश में इतनी स्थिति व्यवस्थित हो चुकी है कि एक समान सिविल संहिता लागू की जा सकती है। तो ऐसे में आर्टिकल नंबर 44 दोस्तों, प्री हो या मेंस हो या एक दिवसीय परीक्षा हो, तो उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम एक समान सिविल संहिता लाने की बात करते हैं, ये समझना है कि इसके लाभ क्या हैं, क्या बदल जाएगा एक समान सिविल संहिता लाने से। तो दोस्तों एक समान सिविल संहिता लाने से इस देश की व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, डेफिनेट है वो। क्यों आएगा? क्योंकि अभी हमें हमारे देश में क्या देखने को मिल रहा है, कानून जो है वो
अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। अब हम पहले कानून की व्यवस्था को समझें कि कानून व्यवस्था में हमें दो प्रकार के कानून की चीज देखने को मिलती है, एक तो फौजदारी और एक दीवानी। फौजदारी कानून को क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें हत्या के, चोरी के, डकैती के, है ना, ये मार काट के, इस प्रकार के केसेस आते हैं, तो ये क्रिमिनल प्रोसेस का हिस्सा होता है फौजदारी का। जबकि तलाक, शादी के मामले, संपत्ति के मामले, उत्तराधिकार के मामले, ये जो मामले होते हैं ये दीवानी या सिविल मामलों के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो अभी भी हमारे यहाँ पर चलेगा। अब ये कानून तो सभी के यहाँ पर एक समान लागू होता है। हिंदू मर्डर कर दे, मुसलमान मर्डर कर दे, या जैन मर्डर कर दे, सिख, सबको एक ही जैसी सजा होनी है। अमीर मर्डर करे, गरीब करे, सबको समान व्यवस्था है। लेकिन जब हम इन मामलों में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हिंदुओं के कानून अलग देखने को मिलते हैं, मुस्लिम के कानून अलग देखने को मिलते हैं। जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, वैसे सिखों में अलग व्यवस्था है। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए ही एक समान सिविल संहिता चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता जो कहीं ना कहीं अलग कानूनों की वजह से भंग होती है, उसको बढ़ावा मिलेगा, और धर्मनिरपेक्षता को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये अलग अलग धर्मों पर आधारित संकल्पनाएं खत्म हो जाएंगी, जिसके चलते धर्मनिरपेक्षता की स्थिति होगी, लैंगिक न्याय और समानता स्थापित होगी। यहां पर हम तलाक और शादी के कानून देखें, इस वजह से अगर सबसे ज्यादा तकलीफ है तो वो किसको है? महिलाओं को है। जैसे 3 तलाक सरकार बंद कर चुकी है, इस प्रकार का सिस्टम जो है वो महिलाओं के ऊपर ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है, लैंगिक असमानता को दर्शाता है। तो देश में एक समान सिविल संहिता लागू होने से लैंगिक न्याय और समानता स्थापित होगी। कानूनी प्रणाली का सरलीकरण, युक्तिकरण किया जाएगा। अभी हमारे देश में जो कानून है वो कानून का बहुत कठिन तरीके से हम चीजें देखते हैं। आम व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को समझना ही दिक्कत होती है। इसका फायदा आज वकील लोग उठाते हैं। अगर आपके देश में कानून सिस्टम को सरलीकृत कर दिया जाए तो इसका अर्थ जो है वो साधारण से साधारण लोग समझ पाएंगे, और इस समझ की वजह से जो वकील अपने क्लाइंट का शोषण कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लेना हो, उनको बरगला देना हो, उनको डरा देना हो, वो कर पैसे जो ऐंठते हैं वो चीजें बंद हो सकती है। तो एक प्रकार से कानूनों का सरलीकरण होगा। पुरानी और प्रतिगामी परंपराओं का आधुनिकीकरण और सुधार हो जाएगा। समाज में बहुत पहले से कुछ परंपराएं जो हैं वो कानूनों के तौर पर चलती चली आ रही हैं, उन परंपराओं को बंद किया जा सकता है। ये सामाजिक स्तर पर देखें तो बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम होगा। तो एक समान सिविल संहिता लाने से समाज में बहुत सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन इसको लाने के पीछे समस्याएं भी मौजूद हैं, है ना। हम जब कहें कि 1950 में संविधान के आने के बाद आज तक ये क्यों नहीं ला पाए, तो इसके पीछे कई सारी चुनौतियां रही हैं जो आज भी कुछ ना कुछ मात्रा में विद्यमान है। जैसे विविध व्यक्तिगत कानून और प्रथागत परंपराएं। आज हमारे यहाँ पर कई सारे समाज में, धर्मों में व्यक्तिगत पर्सनल लॉ चल रहे हैं। अब ये पर्सनल लॉ जो है वो ईसाइयों में, यहूदी में, पारसी में, सिख में, हिंदू में, मुस्लिम में, सब में अलग अलग है। तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। ये विकास के मार्ग में अड़ंगा दिखाई पड़ता है, एक समान सिविल संहिता के मार्ग में अड़ंगा दिखाई पड़ता है। कैसे? कि जब आप एक समान करने की कोशिश करेंगे तो ये वर्ग जो है ये अपनी प्रथाओं को खत्म होते देखकर इसमें हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे, है ना। और इसको कहीं ना कहीं धार्मिक और अल्पसंख्यक समूहों के द्वारा विरोध झेलना पड़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन हो जाएगा, हमारे धर्मों पर ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जैसे मुस्लिम में 3 तलाक चलता है तो वो उस 3 तलाक की प्रथा को बहुत वैलिड समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 3 तलाक खत्म कर दिया जाना हमारे धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना है। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा इसका विरोध करते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति और आम सहमति का अभाव है, क्लियर, जिस वजह से हम लोगों को दिखाई पड़ता चुनौती। और कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां, पेचीदगियां भी हैं, जैसे कि कैसे इसका मसौदा तैयार किया जाएगा, कैसे सभी लोगों में आप चीज में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, और कैसे इसको संकलित करके पेश किया जाएगा। इसलिए सरकार क्या कर रही है, इन सभी समस्याओं को, चुनौतियों को देखते हुए सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक एक करके राज्यों के हिसाब से इसको लागू किया जाए, और फिर जाकर राष्ट्रीय स्तर पर इसका मसौदा जो है लाकर इसको लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था है। एक समान सिविल संहिता को लागू करने के पीछे कुछ केसेस भी हैं जो हम लोगों को देखना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल टिप्पणी, निर्णय देखने को मिलते हैं। एक केस देखने को मिला शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान का केस, ये 1985 का है। इसमें तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता है
उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल निर्णय हमें देखने को मिला था। दूसरा, सरला मुदगल बनाम भारत संघ का केस 1995 में देखने को मिला। इसमें टिप्पणी की गई थी कि कोई व्यक्ति हिंदू है, अब हिंदुओं में एक शादी चलती है, आपकी अगर एक शादी हो चुकी है तो आप एक पत्नी को आप क्या करेंगे, पत्नी को तलाक देंगे, तलाक के बाद आप दूसरी शादी कर पाएंगे, तलाक के बाद दूसरी शादी होगी। तो ये हिंदुओं में चलता है। लेकिन मुस्लिम में क्या है, आप एक साथ 4 शादी कर सकते हैं। तो यहां पर 4 की अनुमति है। तो हिंदू युवक जो है वो एक शादी करके इस पत्नी को तलाक दिए बिना धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी नहीं करेगा। ये निर्णय यहां पर देखने को मिला, क्योंकि उस समय परिस्थिति वैसी बन रही थी। शायरा बानो केस आया 2017 में, यहां पर अलग प्रकार की व्यवस्था आ गई। ये 3 तलाक के संदर्भ में चीज देखने को मिली। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को सीधे असंवैधानिक और महिलाओं के लिए शोषणकारी बता दिया था, जिसके बाद हम 3 तलाक पर प्रतिबंध की व्यवस्था को बड़े स्तर पर देखते हैं। तो ये कानून जो रहे वो एक समान सिविल संहिता को लेकर बहुत बड़े केसेस देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कहीं ना कहीं हम लोगों को आधार बताती कि एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 44 के बारे में देखा। आर्टिकल 45 की जो व्यवस्था है दोस्तों, ये 2002 के 86वें संशोधन से प्रेरित है। 86वें संशोधन के माध्यम से हम 21A भारतीय संविधान में देखते हैं, जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तो इस संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। आर्टिकल 45 की विषय वस्तु में डाल दिया गया है कि बालकों बालिकाओं को, बच्चे जो है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराना, व्यवस्था कराना, यह सरकार का दायित्व होगा, ये याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 46 कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थव्यवस्था संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से यह निश्चित किया जाता है कि जो अल्पसंख्यक, जो पिछड़े हैं जातिगत आधार पर, उनके उत्थान के लिए सरकार को अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। आर्टिकल नंबर 47 जो है, इसकी हम लोगों को 2 व्याख्याएं देखनी चाहिए। इसको हम लोग 2 आधार पर देखें दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब 2 आधार पर कैसे, वो देखिए कि जब हम लोग समझ रहे हैं आर्टिकल नंबर 47, तो इसमें अगर हम सामाजिक व्यवस्था को देखें इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि पोषण आहार और जीवन स्तर को आप ऊंचा करने की तरफ काम करेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन इसमें एक गांधीवादी तत्व भी मौजूद है। क्या? नशीले पदार्थ जो है, नशीले दवाई जो है, शराबबंदी आदि के निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो समय समय पर हम लोगों को सरकार के निर्णय देखने को मिलते हैं कि शराब को बंद कर दिया जाता है, नशीले पदार्थों का सेवन, ड्रग्स आदि पर रोक लगाई जाती है, तो आर्टिकल नंबर 47 से प्रेरित है। यहां पर गांधीवादी और सामाजिक व्यवस्था दोनों हम लोगों को देखने को मिलता है। 48 में जब जाते हैं तो कृषि और पशुपालन के विकास की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब कृषि और पशुपालन का विकास करना तो एक उदार प्लस बौद्धिक व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, कि हाँ भाई आर्थिक लेवल इनका बढ़ाना है तो कृषि पशुपालन का बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग एक गांधीवादी व्यवस्था को भी ले सकते हैं। क्या व्यवस्था ले सकते हैं कि यहां पर जो गाय को मारा जाता है, गाय की हत्या करना, बैल की हत्या कर देना, ठीक है, इसके अलावा इसको रोकना, गौ हत्या और गौवंशी पशुओं को हत्या को रोकना कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। इसके अलावा जो गाय हैं उनकी बेहतर जो प्रजाति उसको विकसित करना, इस पर भी सरकार काम करेगी। ये आर्टिकल नंबर 48 के तहत देखने को मिलता है। 48A जो है ये 42वें संशोधन के माध्यम से आता है 1976 में, ठीक है, और इसके माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो ये हम अलग अलग लेवल पर ये चीज देखते हैं कि सरकार इसको लेकर कानून बना रही है। आर्टिकल नंबर 48A। 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। आप मांडव जाते हैं, आप दिल्ली इंडिया गेट, लाल किला घूमने के लिए जाते हैं, आगरा ताजमहल घूमने के लिए जाते हैं, ये सब राष्ट्रीय महत्व की स्मारकें हैं। इन सभी का संरक्षण स्पेशली किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 49 है। और अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में
अभिवृद्धि के लिए भारत सहयोग करेगा, इसलिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समिट्स होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती है, संधि समझौते होते हैं, उसमें भारत शामिल होता है। तो ये सभी के सभी दोस्तों आपके नैतिक तत्व रहे हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में हमें दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है विद संशोधन। अब यहां पर अगला टॉपिक और समझ लीजिए कि मौलिक अधिकार भाग 3 और नीति निर्देशक तत्व भाग 4, इसमें क्या अंतर है। अंतर नंबर 1, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार की व्यवस्था है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति केंद्रित होते हैं, ये व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। याद रखिएगा, आपके व्यक्तिगत विकास के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए वही मौलिक अधिकार है। क्लियर है। वहीं सामुदायिक केंद्रित होते हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्वों में सरकार जो काम करती है वहां पर जन कल्याण का काम होता है। एक व्यक्ति के कल्याण के लिए, एक व्यक्ति के उद्धार के लिए योजनाएं नहीं बनाई जाती, यहाँ पूरे सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार काम करती है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। आर्टिकल 32 संरक्षण देता है, सीधे आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 सीधे सीधे कहता है कि हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, अगर ये लागू नहीं होते इसके लिए किसी भी प्रकार की बाध्यकारी व्यवस्था नहीं है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण की बात करते हैं। इसमें सामूहिकता की भावना है। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र अगर स्थापित होना है तो उसके लिए नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं राजनीतिक लोकतंत्र की बात जब करते हैं तो उसके लिए मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक तत्व जो मौलिक अधिकार है उनका जो स्वरूप है वो नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि राज्य के विरुद्ध है, ये राज्य को निषिद्ध करते हैं कि आपको इनका उल्लंघन कभी नहीं करना। और नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, ये सरकार को मार्गदर्शन करते हैं जब आप जन कल्याण के कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष प्रक्रिया ही होती है निलंबन करने के लिए, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का निलंबन नहीं होता। कुछ नैतिक तत्व तो लागू ही नहीं हुए हैं, जब लागू ही नहीं हुए हैं तो फिर उनका निलंबन कैसे करोगे? तो ऐसी स्थिति में ये हमें बेसिक डिफरेंस दिखते हैं किसके संदर्भ में, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। बराबर हो गया। तो ये व्यवस्थाएं आपको जाननी चाहिए थी भारत के संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। जितना डिटेल हो सकता था यहां पर मैंने आप लोगों को समझाया है संशोधनों के माध्यम से, वर्गीकरण के आधार को लेकर। अगले लेक्चर में मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। संविधान संशोधन के साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A और भाग 4A पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों। और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।